हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर के अंदर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये हम लोगों ने देखा था, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा था। आज हम जो कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी है या क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, ध्रुवणता संकल्पना या रमन प्रभाव का चिरसम्मत सिद्धांत पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट क्या होती है। आप लोगों ने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की आपको पता है कि आवश्यक शर्त क्या होती है कि मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल होना चाहिए। और जो रमन इफेक्ट है इसके अंदर क्या होता है, रमन इफेक्ट के अंदर चेंज होना चाहिए है पोलराइजेबिलिटी के अंदर। मॉलिक्यूल की जो पोलराइजेबिलिटी होती है, मॉलिक्यूल की जो ध्रुवणता होती है उसके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है आईआर स्पेक्ट्रा के अंदर और रमन स्पेक्ट्रा के अंदर। तो देखते हैं कि ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट है ये क्या कहती है। When an electric field is applied to a molecule, electrons are attracted to the positive pole while the nuclei to the negative pole. जब किसी अणु को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्या होता है, ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित कैसे होएगा कि जो न्यूक्लियस है वो तो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और न्यूक्लियाई जो है वो नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो एज अ रिजल्ट एन इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई एंड द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पोलराइज्ड। अब क्या होता है कि जब इस तरह का प्रोसेस होता है, यानी कि जब न्यूक्लियाई जो है वो नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। और इसके कारण से क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें ध्रुवणता उत्पन्न हो जाएगी। तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल इज़ पोलराइज्ड। अब अगर हम ये माने या हम ये कह सकते हैं कि जो अणु है उसके अंदर क्या आ जाता है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट आ जाता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, डिफॉर्मेशन हुआ, विकृति आई और अणु के अंदर डायपोल बनता है। या हम इसको कहते हैं कि इसके अंदर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, अगर उसकी स्ट्रेंथ मान लीजिए E है और म्यू आई मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड मोमेंट का, यानी कि म्यू आई जो है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र E की तीव्रता व अणु की ध्रुवणता अल्फा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार ये देखिए जो हमारा पहला इक्वेशन है, यहाँ पे ये देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पे म्यू आई इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू ई, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा डिनोट्स द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि ये अणु की ध्रुवणता बताता है। द स्ट्रेंथ E ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू मे बी गिवन एज। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा जो इसका ये है स्ट्रेंथ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम किस इक्वेशन के द्वारा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन है हमारा, ये रहा E इक्वल्स टू E0 साइन 2 पाई न्यू टी। इसके द्वारा ये स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसके अंदर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर वाला जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन है ना, ये वाला है म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई। तो ई की ये हमने वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास में इक्वेशन ये आ जाता है, म्यू आई इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू E0 साइन 2 पाई न्यू टी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। वो सबसे पहले वाला फर्स्ट था, ये सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। नाउ अब ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है ये हमें क्या बताता है, इट फॉलोज दैट द इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of frequency nu induces in the atom or molecule a dipole which oscillates with the same frequency। अब ये जो समीकरण 3 है ये क्या बता रहा है कि इसके अनुसार प्रेरित द्विध्रुव वैद्युत चुंबकीय विकिरणों की जो आवृत्ति से
जो ऑसिलेट करते हैं तथा इस प्रकार के दोलित्र या ऑसिलेटिंग अपनी दोलन आवृत्ति के विकिरण उत्सर्जित करता है। यह पदार्थ द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश में रेले लाइनों की उपस्थिति को समझाता है। अब ये देखिए कि यहाँ पर according to classical theory this oscillating dipole will emit radiations of the same frequency। मतलब क्या हुआ कि जो इंसिडेंट और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी हैं वो दोनों क्या होएगी, सेम होएगी। तो ये हमने रेले स्कैटरिंग का केस होगा जिसके अंदर की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। या हम ये कहते हैं कि जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है और जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। यानी कि ये क्या हो गया, ये केस हो गया रेले स्कैटरिंग का। अब हम देखते हैं कि इफ़ वी कंसिडर द वाइब्रेशन एंड रोटेशन देन पीरियोडिक चेंज इन अल्फा विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ रमन लाइंस। इसी प्रकार आंतरिक कंपनिक या घूर्णन गतियों के कारण ध्रुवणता के मान में आवर्ती परिवर्तन के कारण रमन लाइनें बनती हैं। इसके कारण कुल ध्रुवणता या हम ये कहें रिजल्टेंट पोलराइजेबिलिटी नाउ इज गिवन बाय दिस इक्वेशन दैट इज अल्फा इक्वल्स टू अल्फा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू टी। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो इसके द्वारा क्या क्या है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोलराइजेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर ये वाला जो इक्वेशन हमारा अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर जो अल्फ़ा 0 है, अल्फ़ा 0 क्या है, पोलराइजेबिलिटी इन इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में ध्रुवणता। बीटा क्या है, रेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पोलराइजेबिलिटी विद डिस्टेंस, कंपन या घूर्णन के कारण ध्रुवणता की दर में परिवर्तन। वी आई क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन और वाइब्रेशन, अणु की आंतरिक गति की आवृत्ति अथवा कंपन या घूर्णन की आवृत्ति है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये है इक्वेशन नंबर हमारा 4 है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। ये देखिए ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4 और यहाँ पे है ये हमारा है इक्वेशन नंबर 3। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3, यानी कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। 3 क्या है हमारा, म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू E0 साइन 2 पाई न्यू टी। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे को इससे मिल गई तो हम इसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब जब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास में ये देखिए ये इक्वेशन आता है, ये देखिए ये इक्वेशन आ रहा है हमारे पास में। तो ये क्या इक्वेशन आता है कि म्यू आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी इंटू E0 साइन 2 पाई न्यू टी, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन आता है हमारा, इसको ब्रैकेट को खोल लीजिए, ब्रैकेट को खोल के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये म्यू आई इक्वल्स टू अल्फ़ा 0 इंटू E0 साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा इंटू E0 साइन 2 पाई न्यू आई टी इंटू साइन 2 पाई न्यू टी। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे को इस इक्वेशन के अंदर, ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसमें हमारे को 3 टर्म्स मिल रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन नंबर जो 7 है हमारी उसके अंदर देखिए हमारे को 3 टर्म्स मिलते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए म्यू आई इक्वल्स टू अल्फ़ा 0 इंटू E0 साइन 2 पाई न्यू टी प्लस हाफ बीटा इंटू E0 कॉस 2 पाई न्यू माइनस न्यू आई टी माइनस हाफ बीटा इंटू E0 कॉस 2 पाई न्यू प्लस न्यू 0 इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 7 है, ये देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें 3 टर्म्स मिल रहे हैं, है ना। अभी जो तीनों टर्म्स हैं ये तीनों टर्म्स हमें क्या बताते हैं, तो जो इसमें जो पहला टर्म है वो क्या कहलाता है
कि इसमें जो मॉलिक्यूल है आपतित विकिरण की समान आवृत्ति से दोलन करता है। जो फर्स्ट टर्म है, कौन सा है फर्स्ट टर्म, ये वाला 2π/ν वाला जो टर्म है, ये क्या बताता है कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट्स विथ सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, whereas second and third term molecule vibrates with frequency nu minus nu I। ये देखिए nu minus nu I, and this is the third term nu plus nu 0। तो ये देखिए ये जो तीन टर्म्स जो हमारे को मिल रही हैं, ये तीनों टर्म्स क्या बताती हैं कि इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन डायपोल रेडिएट्स दीज फ्रीक्वेंसीज। दिस एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ रमन लाइंस ऑन बोथ साइड ऑफ रेले लाइंस। लाइंस ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी की लाइन कौन सी है, V माइनस VI, ये तो हो जाएंगी स्टोक लाइंस। वेरस लाइंस ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी दैट इज V प्लस VI, दीज आर एंटी स्टोक्स लाइन। अब अगर मान लीजिए, अगर हम ये माने कि बीटा जो है हमारा, अगर उसकी वैल्यू 0 है, इक्वेशन नंबर 7 के अंदर, ये वाला हमारे पास भी इक्वेशन नंबर 7 है, इसमें ये देखिए ये बीटा है, और अगर हम ये माने कि बीटा की वैल्यू 0 है। अब बीटा जो देखिए वो किससे वो हुआ है, एसोसिएट हुआ हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए ये जो सेकंड टर्म और जो थर्ड टर्म है उसके साथ में ये बीटा एसोसिएटेड है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम ये मान रहे हैं कि अगर मान लीजिए बीटा की वैल्यू 0 हो इक्वेशन नंबर 7 में, तो इक्वेशन क्या रह जाएगा, देखिए आप लोग यहाँ पे, इसमें अगर मान लीजिए अगर बीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या रह जाएगा, ये इतना सा रह जाएगा। ये देखिए μI इक्वल्स टू α0 इंटू E0 साइन 2π/ν, क्योंकि बीटा 0 हुआ तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गई, 0 हो गई हैं। तो अर्थात इसमें रमन लाइन उपस्थित नहीं होगी, वह केवल एक ही लाइन आपतित विकिरण आवृत्ति की रेले लाइन प्राप्त होगी। अतः इसमें मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, रमन इनएक्टिव होगा। तो रमन मॉलिक्यूल के लिए रमन एक्टिव होने के लिए क्या आवश्यक है कि अणु की जो कंपन या घूर्णन गति के कारण आणविक ध्रुवणता में परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। It means spectrum does not have Raman lines and only Rayleigh lines are observed in the spectrum. That is, the molecule is Raman inactive. Thus, we can say that molecular polarizability should change due to vibrations and rotations so that a molecule may be Raman active. अभी देखिए ये चीज़, इसको ध्यान से समझिए कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल चेंज होने के कारण अगर पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवणता में परिवर्तन होता है तभी मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होगा, नहीं तो मॉलिक्यूल रमन एक्टिव नहीं होगा। तो ये चीज़ हमारे को समझने वाली है। आगे जो हम लेक्चर्स देखेंगे उसके अंदर भी हम यही पढ़ेंगे कि प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे हम, रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे हम। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल में रोटेशन या वाइब्रेशन के कारण ध्रुवणता या पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है और मॉलिक्यूल जो है वो रमन स्पेक्ट्रा देता है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे हमारे वो होगा प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद में फिर हम वाइब्रेशनल जो रमन स्पेक्ट्रा है, प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, वो पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि वाइब्रेशन के साथ में क्या होता है, रोटेशन भी एसोसिएटेड होता है, तो वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा को भी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।